ना समझ नहीं आ रही कि आई में क्या हो रहा है। तो वो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि एनाटॉमी जो बेसिक है, जो फिजियोलॉजी है, वो सेकेंड ईयर में की थी, वो हम भूल चुके होते हैं। तो वो अब आपने करनी है, ठीक है। तो ये जो यूट्यूब वाला लिंक है वो मैं भेज देती हूँ ग्रुप में। अगेन फिजियोलॉजी ऑफ विजन जो है वो आप जस्ट रीड इट, ठीक है। फिर हिस्ट्री टेकिंग एग्जामिनेशन यूजुअली वार्ड में कवर हो जाता है। तो इस साल अगर आप लोगों के कॉलेजेस खुल गए और वार्ड्स हो गए तो वेल एंड गुड, वरना मैं हिस्ट्री टेकिंग एग्जामिनेशन मैं करवा दूंगी, ठीक है ना। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट द डिमांड इज। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं करवा दूंगी इंशाल्लाह। फिर आईलेट्स, अब जो चैप्टर नंबर 5 है, हमने कल कलेजियन और हॉर्डियोलम कवर किया था, साथ में अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस किया था, ठीक है। आज हम इंशाल्लाह टोसिस से शुरू कर रहे हैं। विल मूव ऑन टू एक्ट्रोपियन एंट्रोपियन वगैरह ट्रिकीएसिस, और एंड पे जो कल का टॉपिक रह गया था स्क्वेमस ब्लेफराइटिस, वो इंशाल्लाह कवर कर लेंगे इफ वी हैव टाइम। वरना फिर इंशाल्लाह मैं या वीडियो बना के या आपको सेपरेट टाइम को दे दूंगी, जो सबके साथ कन्वीनियंट हो तो हम वो कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी हम प्रोसेस पे हैं, पेज नंबर 37 पे। तो आई वाज जस्ट गोइंग ऑन अबाउट हाउ इट्स द abnormal drooping of the eyelid, और पेज इस पेज के ऊपर बहुत सारे विजुअल आपको वो मिलेंगे, cues for that, very nice pictures in this book, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं इसकी। ऑल्सो आप प्रोसेस के साथ बुक में मार्क कर लें यूक्यू, इसका यूक्यू आता है बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट का, स्पेशली क्लासिफिकेशन का भी आ जाता होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन में दो हैं, एक या कंजेंटल हो सकता है या एक्वायर्ड हो सकती है, ठीक है। कंजेंटल के अंदर हमारे पास तीन आते हैं, सिंपल कंजेनिटल, मार्कस गन जॉ विंकिंग टोसिस और ब्लेफरोफिमोसिस सिंड्रोम, ठीक है। अब इनके लंबे लंबे नामों से परेशान नहीं होना, इनको हम आगे डिटेल में देखते हैं कि क्या इनका मतलब है और क्या क्या है। ये बस आपने इस तरह क्लासिफिकेशन याद करनी है, ठीक है। फिर एक्वायर्ड में हमारे पास चार हैं, मैकेनिकल टोसिस, न्यूरोजेनिक टोसिस, मायोजेनिक और एपोन्यूरोटिक, ठीक है। इसको भी हम अभी आगे डिटेल में देख लेते हैं। ओके, अच्छा अब कंजेनिटल टोसिस पे आ जाते हैं। कंजेनिटल टोसिस के अंदर जो हमारे पास मेन इशू है ना, लिवेटर पैल्पेब्रस सुपीरियोरिस की डेवलपमेंटल इशू है, ठीक है। तो हमारे पास ये है, ये मैंने आई बना दी, ठीक है। इधर एक सेकंड, येलो नहीं अच्छा नजर आएगा, ब्लैक, ओके। तो ये आई है आपकी और ये साथ में आईलिड है, ठीक है। तो आईलिड के साथ जो है हमारे पास एक यहाँ मसल अटैचमेंट होती है, ठीक है, लिवेटर पाल्पेब्रस सुपीरियोरिस की। तो ये हमारे जो है आईलिड को यूं इस ऊपर डायरेक्शन में ये खोलता है, ठीक है। जब इसकी डेवलपमेंट नहीं सही होती, आइदर मसल की डेवलपमेंट नहीं सही है या जो इसके अटैचमेंट है टेंडन की, एक सेकंड कलर चेंज कर लूं, ये जो यहाँ टेंडन की अटैचमेंट होगी ये नहीं सही होगी, ठीक है। उसके अलावा नर्व सप्लाई इसकी खराब हो सकती है। तो नर्व सप्लाई जब खराब हो जाएगी तो फिर यहाँ हमारे पास टोसिस आ जाएगा। तो आईलिड बेसिकली येलो का किया था, तो आईलिड यहाँ के बजाय यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, डज एनीबडी नो कि नॉर्मल जो आईलिड है वो हमारे प्यूपल के अपर पार्ट को कितना कवर करती है? प्यूपल नहीं, सॉरी, आइरिस, वो जो कॉर्निया है, कॉर्निया के अपर पार्ट, ये देखें, ये राउंड, ये हमारे जो आई में वो जो राउंड राउंड नजर आता है, कलर्ड जो होता है सबका, ठीक है। द आइरिस, आइरिस के आगे ट्रांसपेरेंट एक हमारे पास कवरिंग होती है, कॉर्निया, ठीक है। और ये प्यूपल मैंने बना दिया है। तो जो लोअर है, तो चलें लोअर यूं बना दी, ठीक है। और अपर आपको यहाँ पे कितनी कवर्ड होती है तकरीबन नॉर्मल? अगर पता तो चार्ट में बता दें, वरना मैं अभी बता देती हूँ। तो अप्रोक्सीमेटली 2 मिलीमीटर अगर कॉर्निया कवर्ड है तो दैट्स कंसिडर्ड नॉर्मल, ठीक है। 2 मिलीमीटर, अगर ये 2 मिलीमीटर से ज्यादा कवर हो जाएगी तो हम इसको टोसिस कह देंगे। तो ये हमारे पास फिर इस तरह आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में चले जाते हैं। सिंपल जो कंजेनिटल टोसिस था, इट वाज जस्ट सिंपली द मैल डेवलपमेंट, ठीक है, ऑफ द मसल टेंडन और नर्व सप्लाई, ठीक है। तो इसमें जो उसका फंक्शन है ना लिवेटर का, वो रिड्यूस हो जाएगा।
I want you to remember this for simple congenital ptosis. कुछ दूसरी conditions है हमारे पास जिसके अंदर levator का function बिल्कुल normal होता है लेकिन उसके बावजूद ptosis हो जाता है, ठीक है, वो आगे हम cover करते हैं। तो इसमें levator function जो है वो reduce हो जाएगा और ये यूजुअली यूनिलैटरल होता है, बायलैटरल भी हो सकता है। इसकी स्पेसिफिक चीज ये कि स्किन आईलिड क्रीज एब्सेंट होती है। तो यहाँ आप एमसीक्यू लिख लें, ठीक है। इफ कोई अगर इस तरह का सिनेरियो दिया हुआ है, स्पेशली उसमें खास तौर पे ये मेंशन किया कि स्किन आईलिड क्रीज जो है वो एब्सेंट है, तो यू मस्ट थिंक ऑफ कंजेनिटल टोसिस, स्पेशली सिंपल कंजेनिटल टोसिस, ठीक है। अब डाउनवर्ड गेज के अंदर टोटेक लिड जो है वो हायर होगी। इसका यही मतलब है कि जब ये बंदा जो है ये नीचे इस तरह नीचे वाले डायरेक्शन में देखेगा, जब हम नॉर्मली नीचे देखते हैं तो हमारी आईलिड्स ऑलमोस्ट क्लोज हो जाती हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इसने नीचे देखा तो हमारी आईलिड तकरीबन समझे क्लोज हो गई, लेकिन जो जिनको ये वाला इश्यू होगा बिकॉज उनका मसल डेवलप नहीं है ठीक से, तो उनकी आईलिड नीचे भी प्रॉपरली नहीं जा सकेगी, वो इधर ही रुक जाएगी समवेयर हियर, ठीक है ना। तो इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये दो चीजें आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लें कि एक तो स्केल आईलिड क्रीज एब्सेंट होगी और डाउनवर्ड गेज पे टोटेक लिड जो है वो हायर होगी, ठीक है ना। एंड दिस इज इट फॉर द सिंपल टोसिस। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं मार्कस गन जॉ विंकिंग टोसिस। अब इसका नाम बहुत लंबा सारा है, इसका जो दूसरा भी है it's also known as congenital synkinetic ptosis। ये भी एक बहुत what do you say annoying सा नाम है लंबा सारा, बट आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये एमसीक्यू में भी आ जाता है बिकॉज ये असल में ये वाला यूक्यू में वैसे वो इतना ज्यादा टेस्ट नहीं करते, ये एमसीक्यू में बहुत ज्यादा आता है इसके नाम की वजह से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो ऑक्यूलोमोटर नर्व है और मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है, उसके अंदर जो है एक अबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है। तो ये क्या होता है कि जब आप चबाने के लिए अपना जॉ मूव करते हैं, चबाने के लिए वैसे इन जनरल अब आप अपना जॉ मूव करते हैं तो आपकी जो आईलिड है वो उसके साथ मूव करती है। तो आई वुड लाइक टू जस्ट ड्रॉ दिस फॉर यू गाइस ताकि इजी हो जाए। मैं एक यूट्यूब से एक वीडियो भी सेंड कर दूंगी आपको ताकि आप देख सकें कैसे ये दिखता है। इट्स रियली इंटरेस्टिंग। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द पर्सनस माउथ, ठीक है। तो माउथ खुला हुआ भी और आईज जो हैं वो खुली हुई हैं, ठीक है। और फिर जब माउथ हमारा बंद हो जाएगा तो ये आई तो चलो ये सही रहेगी, लेकिन जो टोसिस हुआ हुआ था जिस आई के अंदर, एक सेकंड मैं टोसिस ड्रॉ नहीं किया, जो टोसिस हुआ होगा जिस आई में, उसका ये आईलिड रिट्रैक्ट करके उसकी आंख ऐसे अब नॉर्मली बाहर आ जाएगी या फिर यूं लगेगा जैसे उसका टोसिस खत्म हो गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जब तक आप देख नहीं लेंगे आपको समझ नहीं आएगी। इसकी पिक्चर भी बनी हुई है, उससे भी थोड़ा बहुत हो रहा है कि पता चल रहा है, लेकिन वीडियो जब मैं आपको भेजूंगी ना वो फिर आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। इट विल जस्ट बी लाइक अ फ्यू सेकंड्स, तो वो आप देख लीजिएगा, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। इसकी मेन याद करने वाली बात यही है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फेस है, ये हमारे पास आई की नर्व आ रही है, ठीक है, ये हमारे जॉ के मसल्स की नर्व आ रही है। तो यहाँ से एक नर्व या इधर चली गई है या यहाँ से इधर चली गई, कोई ना कोई यहाँ अजीब कनेक्शन बना हुआ है जिसकी वजह से ये दोनों कनेक्ट हो गए। तो जब हम चू करते हैं तो आई ये वाला मसल भी कंट्रैक्ट होता है, तो ये आईलिड रिट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास मार्कस गन जॉ विंकिंग टोसिस। तो ये भी एक कंजेनिटल इशू है नर्व्स की डेवलपमेंट का। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड ब्लेफरोफिमोसिस सिंड्रोम, ठीक है। इसके अंदर 4 चीजें मेन होती हैं, ठीक है। एक तो टोसिस होता है, ठीक है, बायलैटरल टोसिस। साथ में आपके पास जो आईज हैं ब्लेफरोफिमोसिस, फिमोसिस जस्ट मींस एनीथिंग दैट हैज गॉटन स्मॉलर और मोर कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो हमारे पास ये आई बनी हुई है इधर, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा खुला वाला पोर्शन है सारा, इसको हम कहते हैं पैल्पेब्रल फिशर, पैल्पेब्रल। इवन ये मेरे फाइनल ईयर के वाइवा में भी सर पूछ रहे थे कि व्हाट इज द पैल्पेब्रल फिशर, तो मुझे सिंपली उनको कहना था सर जो स्लिट है हमारी दोनों आईलिड्स के दरमियान, जो आई का पार्ट हमें इस तरह बाहर से नजर आता है, इट्स द पैल्पेब्रल फिशर, ठीक है, ये सारा। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये नॉर्मल है और ये ब्लेफरोफिमोसिस मतलब ये यूं छोटा हो गया,
ठीक है, इसके अंदर जो गैप है ये छोटा हो गया। तो नेचुरली आप सोच रहे होंगे कि टोसिस है तो जाहिर सी बात है ये गैप छोटा तो होना ही था, ठीक है। लेकिन they've added this as क्या कहते हैं, एज एन adjunct to the condition, ठीक है। कि एक तो ये आंख इस तरह भी छोटी हो रही है, टोसिस भी हो रहा है, और इन जनरल भी अगर इनकी आईलिड चले पूरी खुल भी जाती तो इनका ये वाला जो पैल्पेबल फिशर है ये छोटा ही होता, ठीक है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एपिकैंथस इन्वर्सस। इसमें ये है कि हमारे पास ये आई जब बनी होती है तो आप नोटिस करेंगे यूं एक चीज इस तरह आ रही होती है और ये इस तरह जा रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ एक फोल्ड होता है, वैसे वो फोल्ड इस तरह करके आता है, ठीक है। तो टुडे व्हेन यू लुक इनटू द मिरर जस्ट लुक एट योर आईज कि आपका एक फोल्ड है वो इस तरह आ रहा है, स्किन फोल्ड, ठीक है। लेकिन एपिकैंथस इन्वर्सस में क्या होता है, जो स्किन फोल्ड होता है ना वो इन्वर्ट हो जाता है, तो वो नीचे से यूं ऊपर जाता है फिर उसका स्किन फोल्ड, ठीक है। ये पिक्चर बहुत अच्छी बनी हुई पेज 38 के ऊपर, बट जस्ट नोटिस जब आप आज देखें तो जस्ट लुक एट योर आईज कि आपका स्किन फोल्ड किस तरह जा रहा है, राइट। देन द फोर्थ थिंग वी हैव इज टेलिकैंथस, ठीक है। तो टेलिकैंथस का बस यही मतलब है कि जो इनर कॉर्नर ऑफ आईलिड्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो ये मैं दो आईज बना रही, ठीक है। तो इनका क्या होता है, ये बना हुआ है हमारे पास, ये सॉरी मेरे आइरिस बिल्कुल ठीक नहीं बन रहे, जस्ट टू गिव यू अ रफ आइडिया ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, जो प्यूपिल के दरमियान डिस्टेंस होगा वो नहीं चेंज होगा, बस यहाँ से ये वाला पार्ट छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये यूं हो जाएगा और ये यूं हो जाएगा। तो इन दोनों के ये मीडियल एपिकैंथस जो है, ये इसको मीडियल एपिकैंथस कहते हैं, ये इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने इजियर वर्ड्स के अंदर ये एक्सप्लेन की हुई कंडीशन, नैरो आईज होंगी, ठीक है, नैरो आईज होगी, ड्रूपी आईलिड्स मतलब टोसिस, ये है एपिकैंथस इन्वर्सस अपर फोल्ड ऑफ स्किन ऑफ द इनर लोअर आईलिड्स एंड वाइडली सेट आईज, टेलिकैंथस, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी आपके पास टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी, पर इंशाल्लाह बाय द टाइम वी आर डन विद दिस कोर्स आपको ये अच्छे से याद हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास जो सारे कंजेनिटल कंडीशंस थे, ठीक है। इनके अंदर से मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। यूक्यू आगे, अब यूक्यू वाला पार्ट हम देखने वाले हैं, जो एक्वायर्ड टोसिस है वो अक्सर हमारे पास यूक्यू के अंदर आता है, ठीक है। मैं इसका बस साइज थोड़ा बड़ा कर दूं, ये बहुत छोटा लिखा हुआ है तो जिसमें 16, ठीक है। अब एक्वायर्ड के अंदर पहले हम न्यूरोजेनिक वाला देख लेते हैं। न्यूरोजेनिक टोसिस में एक थर्ड नर्व पाल्सी बहुत एक पॉपुलर फेवरेट टॉपिक है, एग्जाम क्वेश्चन भी है, यूक्यू भी आता है, एमसीक्यू भी आता है, बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, ठीक है। तो थर्ड नर्व, अच्छा अगर किसी को याद है कि हमारे जो आई के जो मसल्स हैं उनकी अगर नर्व सप्लाई किसी को थोड़ी बहुत याद हो तो थर्ड नर्व किस किस मसल को सप्लाई करती है, या फिर ये बता दें कि कौन से दो मसल ऐसे नहीं जिसको थर्ड नर्व मतलब नहीं सप्लाई करती। इसका एक निमोनिक भी था बड़ा अच्छा सा, तो अगर किसी को याद हो तो बता दे वरना आई विल लेट यू नो। यस, LR6, तो LR6 जस्ट मींस लैटरल रेक्टस को 6 नर्व सप्लाई करती है, and SO4, perfect, well done। SO4 superior oblique को जो है फोर्थ नर्व सप्लाई करती है और lateral rectus को सिक्स नर्व सप्लाई करती है। जो बाकी मसल्स है ना हमारे medial rectus, superior and inferior rectus and inferior oblique जो है उनको हमारे पास थर्ड नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। अब इतने सारे मसल्स की जब नर्व सप्लाई खराब हो जाएगी तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या होगा, एक तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑक्यूलर मूवमेंट्स होंगी, ठीक है। हमारी आई जो है ऑब्वियसली आई के जो मसल्स हैं उसकी वजह से मूव होती है, राइट लेफ्ट अप डाउन, ठीक है। जो भी उसकी सारी मूवमेंट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। और हमारे पास आई जो है उसकी जो रेस्टिंग स्टेट होगी ना वो होगी आउटवर्ड, आउटवर्ड एंड क्या कहते हैं सुपीरियर ओब्लिक, आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड होगी। सुपीरियर ओब्लिक जो है वो डाउनवर्ड करवाता है मूवमेंट, उसमें असिस्ट करवाता है, और लैटरल रेक्टस जो है लैटरली मूव कराता है। तो जब थर्ड नर्व खराब हो जाएगी
तो सिर्फ फोर्थ और सिक्स नर्व का उसके ऊपर आई के ऊपर कंट्रोल रह जाएगा, ठीक है। डोंट वरी अगर आप अभी कंफ्यूज हो रहे हैं, थर्ड नर्व, सिक्स नर्व और फोर्थ नर्व पैल्सीज आगे हमने सेपरेट चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल में भी पढ़नी है, ठीक है। मैं आपको इसका भी अच्छे से याद करेंगे, ये पक्का हो जाए, ठीक है। तो टोसिस होगा बिकॉज ये थर्ड नर्व जो है हमारे पास लिवेटर पैल्पेब्रे को सप्लाई दे रही होती है, ठीक है। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑक्यूलर मूवमेंट्स हो जाएंगी बिकॉज हमारे पास एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की सप्लाई चलेगी। फिर प्यूपल की डायलेशन हो जाएगी। कौन मुझे बता सकता है कि प्यूपल की डायलेशन क्यों होगी? Does anybody know कि प्यूपल क्यों डायलेट हो जाएगा? Anything to do with the light reflex maybe? तो बेसिकली जो थर्ड नर्व के अंदर से हमारे पास सप्लाई आ रही है इफरेंट फाइबर्स की, ठीक है। जो हमारे एफरेंट फाइबर्स होते हैं वो सेकंड नर्व लेके जाती है, ठीक है। और जो ऑप्टिक नर्व है हमारी वो लेके जाती है, और जब उसके इफरेंट आते हैं प्यूपिलरी रिफ्लेक्स के फाइबर्स, तो वो प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स के, तो वो आते हैं थर्ड नर्व के थ्रू ऑक्यूलर मोटर के अंदर से, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा कोर्स अलग है। कोर्स हम इंशाल्लाह नर्व का आगे देख लेंगे। उसका कोर्स ऑब्वियसली विजुअल कोर्स से अलग है, जो सेकेंड नर्व का सारा कोर्स है वो भी हम देखेंगे। बट यू नीड टू रिमेम्बर, ये एक तो एमसीक्यू बड़ा आता है डायलेशन ऑफ प्यूपल के बारे में, और इसका वाइवा में इतना ज्यादा पूछते हैं, प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, उसका सारा कौन कौन सी नर्व कहाँ से जा रही है, और स्पेशली ये थर्ड नर्व पैल्सी का रिलेशन पूछते हैं कि इसमें डायलेशन क्यों होगी प्यूपल की, ठीक है। थर्ड नर्व पैल्सी के अंदर टू टाइप्स होती हैं, एक होती है प्यूपल इन्वॉल्विंग और एक होती है प्यूपल स्पेयरिंग, ठीक है। तो ये जो हम डिटेल में देखेंगे तो तब मैं आपको पढ़ाऊंगी, बट फॉर नाउ जस्ट रिमेम्बर दिस नर्व रिलेशन, ठीक है। फिर हमारे पास है हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम यहाँ वैसे लिखा हुआ है सारा, बट हमने एनाटॉमी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। इसके अंदर हमारे पास पार्शियल टोसिस हो रहा है, मायोसिस करेंगे जी भैया, मायोसिस हो रहा है। व्हाट इज मायोसिस? डज एनीबॉडी नो? और एनहाइड्रोसिस क्या होता है? गाइस थिंक, इस तरह आप जब इंटरेक्ट थोड़ा करेंगे तो फिर आपका ज्यादा फायदा होगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर कोई नहीं बताएगा तो मैं बता दूंगी, बिकॉज मैंने तो पढ़ा हुआ है। ऑलराइट, मायोसिस जस्ट मींस कि जो हमारा प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, एबनॉर्मली स्मॉल हो जाता है, ठीक है। एनहाइड्रोसिस मींस या कंट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल, एग्जैक्टली। एनहाइड्रोसिस मींस कि वहाँ स्वेटिंग नहीं होगी, ठीक है, उस एरिया के अंदर। एंड देन लोअर लिड एलिवेशन हो जाती है, ठीक है, तो लोअर लिड थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। ये हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर ये सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स जब उनकी डैमेज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आती है न्यूरोजेनिक की दो टाइप्स, एक थर्ड नर्व पैल्सी है, ठीक है, और एक हॉर्नर सिंड्रोम है हमारे पास। ऑलराइट, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है मायोजेनिक टोसिस। इसके अंदर सिर्फ आपने इनके नेम्स अच्छे से याद करने हैं। मायस्थीनिया ग्रेविस आप लोग पढ़ चुके हैं, ये एक मस्कुलर वो न्यूरोमस्कुलर इशू होता है। थर्ड ईयर में बहुत अच्छे से फार्मा के अंदर मायस्थीनिया ग्रेविस का सारा बताया हुआ था, ठीक है, कि कैसे जंक्शन के ऊपर इशू होता है। तो टोसिस दिन के शुरू में इतना बुरा नहीं होता, लेकिन बाय द टाइम पेशेंट इवनिंग तक पहुंचता है तो उसका टोसिस बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास ऑक्यूलर थायरोपैथी है, जिनके थायराइड डिजीज होता है, स्पेशली लाइक ग्रेव्स एंड अदर डिजीज एज वेल। थायराइड की कोई भी इशू हो तो उसके अंदर अगर ऑक्यूलर इन्वॉल्वमेंट हो तो उसके अंदर टोसिस हो जाता है। And then we have something called myotonic dystrophy. So for now, just remember this name. ठीक है, ये आप इंशाल्लाह फाइनल ईयर में मेडिसिन में डिटेल में पढ़ेंगे मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर के एक डिस्ट्रोफिन जीन होता है, उसका इशू होता है, और जस्ट नीड टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ दीस थ्री, ठीक है। तो ये मैं oops, what did I do? Done something. Never mind. I'll fix it later. ठीक है। अब हमारे पास है एपोन्यूरोटिक टोसिस। एपोन्यूरोटिक टोसिस एक तो ये अक्वायर्ड के अंदर सबसे कॉमन टाइप है, एंड इन जनरल भी ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टोसिस है, ठीक है। तो ये इट्स वेरी
important for you to know this. अब इसकी आगे क्या टाइप्स हैं एपोन्यूरोटिक के, इन्वोल्यूशनल या सेनाइल हो सकते हैं। इसका बस यही मतलब है कि ओल्ड एज के साथ जो है कोई लिवेटर जो एपोन्यूरोसिस था, वो लिवेटर मसल था, उसका जो एपोन्यूरोसिस है वो उसकी या स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा हो गई, मतलब वो लूज टाइप हो गया इसलिए आईलिड ड्रूप कर रही है, या उसके कोई इंसर्शन में कोई मसला हो रहा है, या कहीं कुछ ना कुछ आईलिड को नीचे फोर्स कर रहा है कि वो नीचे स्टिक हुई भी है। ठीक है, तो ये इन्वोल्यूशनल या सेनाइल में ये हो सकता है। फिर ट्रॉमेटिक हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कोई बर्न वगैरह हो गया, या कोई कंजंक्टिवा जैसे है। मैं एक सेकेंड, फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने एनाटॉमी वाला नहीं लिया था उनके लिए मैं रफली कंजंक्टिवा का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बना दूं। कंजंक्टिवा किधर होती है? सो दिस इज आवर आई बॉल। ठीक है, ये साइड व्यू है। तो ये हमारे पास 5/6 स्क्लेरा होती है एंड 1/6 जो है ये आगे कॉर्निया होती है। ठीक है, फिर आती है हमारी आईलिड। आईलिड यूं आई और यहाँ हमारी आई लैशेज हैं इस तरह निकली हुई। ठीक है, अब कंजंक्टिवा होती कहाँ है? ये जो कॉर्निया का पार्ट है यहाँ कंजंक्टिवा नहीं लगी होती। ये लिम्बस जो जंक्शन है बिटवीन स्क्लेरा एंड कॉर्निया तकरीबन यहाँ कहीं शुरू होती है, और ये फिर यहाँ यहाँ कवरिंग देती है इधर। इसको हम कहते हैं बल्बर कंजंक्टिवा, जो हमारे आई बॉल के ऊपर कवरिंग दे रही है। फिर ये यूं घूम के आईलिड के ऊपर कवरिंग दे रही होती है, इसको हम कहते हैं पैल्पेबल कंजंक्टिवा। ठीक है, और ये जो यहाँ डिप बनती है इसको हम कहते हैं कंजंक्टिवल फॉर्निक्स। ठीक है, तो अगेन ये यहाँ इस साइड पे भी यूं होगी और फिर जहाँ आईलिड निकल रही है ये यूं घूम के यूं आ जाएगी। ठीक है, तो जब लोअर और अपर आईलिड बंद होती हैं तो यू कैन सी कि इसके कंजंक्टिवा के अंदर ये पोटेंशियल स्पेस बन जाती है, इसको हम कहते हैं कंजंक्टिवल सैक। ठीक है, ये कंजंक्टिवल पाउच भी कहते हैं कुछ लोग। तो ये एक स्पेस यहाँ बन जाती है कंजंक्टिवा की। ठीक है, तो इसका ये जो फॉर्निक्स है सुपीरियर फॉर्निक्स है, जो ये वाला फॉर्निक्स है वो इंफीरियर फॉर्निक्स है। तो आगे जब आपको आएंगे इसके इंडिकेशन तो आपको पता चल जाएंगे कि ये किस चीज को कर रहा है। फॉर्निक्स बता रहा है, पूरे सैक को रेफर कर रहा है, बल्बर या पैल्पेबल पार्ट को रेफर कर रहा है, किसको एग्जैक्टली। ठीक है, तो क्या होता है कि कंजंक्टिवाइटिस जब बहुत देर तक होता है ना तो यहाँ फाइब्रोसिस हो जाती है। ठीक है, वैसे तो इट्स अ ग्लैंडुलर काइंड ऑफ कवरिंग, इस लाइनिंग में गॉबलेट सेल्स और बहुत सारी दूसरी चीजें होती हैं, लेकिन इसमें जब बहुत देर तक इन्फ्लेमेशन रहती है तो फाइब्रोसिस जब हो जाती है तो ये हो जाएगी शॉर्टन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये शॉर्टन होगी या कोई भी इशू हो गया, या तो इसने इसको यहाँ नीचे से चिपका, एक मिनट, एक्सक्यूज मी फॉर द डिस्ट्रैक्शन। तो यहाँ से ये फाइब्रोज होगी। अब ये लिड जो है वो नीचे ही करके चिपक गया है। ठीक है, तो जब हमने इसको सही करना होगा तो यू कैन इमेजिन हमें इसको यहाँ से कट करना पड़ेगा यूं। ठीक है, बट या फिर यहाँ कट करके यहाँ ग्राफ लगा देंगे अंदर, तो वो आगे हम ट्रीटमेंट में देख लेते हैं। Okay, where were we? Okay, we were at the traumatic. So it could either be because of old age, senile, it could be traumatic, or it could be post-op due to drugs. जब हम drugs लेते हैं तो hypersensitivity reaction होता है, उसकी वजह से भी कोई muscle को issue या nerve supply को उसकी issue हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अब ये मैंने आपको पहले ही बताया था। नाउ यू नीड टू रिमेम्बर, जब हमने सिंपल कंजेनिटल पढ़ा था तो मैंने बताया था कि स्किन आईलिड की जो क्रीज है वो खत्म हो जाती है। अब इस वाले में स्किन आईलिड क्रीसेस एट अ हायर लेवल। ठीक है, ये इसका जरा की पॉइंट है, ये आप इसको अंडरलाइन कर लें। ठीक है, और लिवेटर का फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल होता है, बस ये होता है कि या उसका जो एपोन्यूरोसिस है वो बहुत स्ट्रेच हो जाता है तो फिर लूज हैंग कर दी होती है आईलिड, या फिर कोई इस तरह मैंने जैसे ट्रोमेटिक वाले में बताया कि कंजंक्टिवा चिपका हुआ है या कोई ना कोई दूसरा इशू है, उसका फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल होता है, बस वो कर नहीं पाता अपना फंक्शन, एज इन वो अप्लाई नहीं कर सकता। जब टेंडन ही आपका इतना ज्यादा लूज है तो मसल जितना भी कंट्रैक्ट कर जाए आईलिड उतनी ही वो स्लैक्स रहेगी। ठीक है, द टेंडन नीड्स टू बी टाइट ताकि मसल एक्शन करे। देन वी हैव
दिस इज इट फॉर बाय द वे दिस इज इट फॉर एपोन्यूरोटिक टोसिस. ठीक है, एपोन्यूरोटिक टोसिस का मैंने काफी ज्यादा ओवर एक्सप्लेन कर दिया इसलिए बिकॉज ये काफी कॉमन कॉज है और इसके ये दो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स थे फ्रॉम द सिंपल कंजेनिटल टोसिस दैट वी डिड. उसके अंदर लिवेटेड फंक्शन अब नॉर्मल था और उसके अंदर जो स्किन आईलिड की क्रीज थी, मतलब वो थी नहीं, स्किन आईलिड की क्रीज एब्सेंट थी और इसमें ये डिफरेंस है. ठीक है, फिर नेक्स्ट वी हैव मैकेनिकल टोसिस. जो कल थे उनको जो या फिर जिन्होंने यूट्यूब पे वो लेक्चर सुन लिया है, मैकेनिकल टोसिस बस यही मतलब है कि जो आईलिड का वेट है वो बहुत ज्यादा हो गया है. फॉर एग्जांपल कलेजियन हमने कल पढ़ा था, तो कलेजियन जैसे ये आईलिड है तो इसके अंदर अगर इतना बड़ा आपके पास लंप बना हुआ है, ठीक है, तो वो आईलिड का वेट इतना ज्यादा है कि वो नीचे रहती है, वो ऊपर जाती नहीं है. आपने नोटिस किया होगा जब आपकी आंखें कभी कभार स्वेल हो जाए, जैसे अपर आईलिड स्वेल हो जाए, तो कहाँ वो खुलती है पूरी, इसी तरह वाली बात है. ठीक है, इंफ्लेमेशन में लार्ज क्लेजियन हो सकता है या ट्यूमर हो कोई न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस जैसे. तो अगेन अगर इतना बड़ा लंप है यहाँ पे तो कैसे आई खुलेगी. ठीक है, अब ये हमारे पास होगी टाइप्स. चार कौन सी थी? न्यूरोजेनिक थी, मायोजेनिक थी, एपोन्यूरोटिक है और मैकेनिकल है. ठीक है, इनको आपने इनके नेम्स को भी क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी अंदर अच्छे से याद करना है और जो इसके अंदर जो टाइप्स हैं वो एक दो अच्छे से याद कर लेनी है. ठीक है ना, ये इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो इतनी दफा यूक्यू में आ चुकी है और इनके अंदर से टाइप्स भी काफी दफा यूक्यू में आ चुके हैं, इसलिए इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है. ठीक है, अब इसके हम क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं. एक तो कॉस्मेटिक अपीयरेंस अच्छी नहीं आती अगर आईलिड आपकी, स्पेशली अगर यूनिलैटरल ड्रूप हुई है. बायलैटरल भी ड्रूप हुई है तो ऑब्वियसली दैट डजंट लुक गुड, लेकिन यूनिलैटरल स्पेशली बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है. फिर एम्ब्लियोपिया. एम्ब्लियोपिया जस्ट मीन्स के आपकी जब ओके लेट मी जस्ट गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ अ बैकग्राउंड. जब एक बेबी पैदा होता है, ठीक है, तो इनिशियली उसका विजन डेवलप होने में इट टेक्स सम टाइम, अप्रोक्सीमेटली 3 months as far as I can remember. ठीक है, तो इट टेक्स सम टाइम फॉर दैट विजन टू डेवलप. उसके अंदर जो लाइट का इम्पल्स है, जो लाइट स्टिमुलस है, वो बहुत जरूरी है. जब लाइट स्टिमुलस अंदर जाएगा तो वो नर्व्स को डेवलप होने पे मजबूर कर देगा. ठीक है, तो आपकी नर्व्स जो हैं फिर डेवलप होती हैं और आपका विजुअल कॉर्टेक्स फिर सही उसकी सेटिंग हो जाती है, आप कह सकते हैं. जब उस इम्पॉर्टेंट एज के फ्रेम के अंदर जब बेबीज छोटे होते हैं तो तब जब लाइट आईलिड के थ्रू नहीं जा पाती, कि अगर उसको टोसिस है या फॉर सम रीजन उसकी आईलिड शट रहती है, या इवन अगर बच्चे को डार्क में रख दें तो उसकी आई विजन कभी डेवलप नहीं हो पाता, तो बेबी जो है या ब्लाइंड होगा या उसको शदीद ब्लरिंग ऑफ विजन रहेगी और इसको हम एम्ब्लियोपिया कहते हैं. ठीक है, इसका एक सर इमरान बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं कि ये पहले कैसे उन्होंने डिस्कवर किया, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किस चीज़ पे किए थे. तो बेसिकली उन्होंने किटन्स को लिया था और किटन्स की आईलिड दे सोड देम शट और फिर उनको एक्सपेरिमेंट किया था कि जिन किटन्स की आईलिड उन्होंने सी के बंद की हुई थी उनको नजर नहीं आता था और जिनकी नहीं की थी वो नजर आता था. तो दैट वाज अ प्रीटी ग्रूसम एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था. So that's one of his favorite questions, I guess. Anyway, okay, back to this. तो एम्ब्लियोपिया हो सकता है, ठीक है, तो चाइल्ड विल बी देयर बिलो 9 years मोस्ट प्रोबेबली आपके पास प्रेजेंट करेगा कि भाई उसको इस आंख में नजर नहीं आता, आप देखेंगे तो भाई उसकी आईलिड ड्रूप कर रही होगी और वो सब. ठीक है, फिर स्क्विंट हो सकता है. अगेन स्क्विंट इज जस्ट अ लेमैन टर्म फॉर just it just means that आपकी eyes जो हैं वो एक direction में नहीं है, so maybe this one is looking at you but this one is looking in like this direction or something. ठीक है, तो ये भी again जब हमें visual stimulus मिलता है proper तो फिर हमारी आंखों को पता चलता है कि exactly किधर देखना है, ठीक है, किस डायरेक्शन में देखना है. दिस इज एक स्क्विंट और एक abnormal head posture भी. जब हमें नजर आता है तो हमें पता होता है कि हमने अपने बॉडी को किस तरह लेके खड़े होना है. आई रिमेम्बर वी वेंट टू द एक्सक्यूज मी we went to a blind school in our community medicine trip और वहाँ पे वो बता रहे थे कि जो बच्चे हैं उनका पोस्चर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है बिकॉज जब हम दूसरों को देखते हैं तो हमें पता होता है सीधे हमने खड़े होना है. जब हमें नज़र नहीं आता तो हमें नहीं पता चलता हमारा नॉर्मल हेड पोस्चर या हमारा नॉर्मल बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए. ठीक है,
तो स्क्विंट भी उसकी वजह से है और abnormal head posture भी इसकी वजह से कि हमें नजर नहीं आया, लाइट स्टिमुलस नहीं हमें प्रॉपर मिला। एक ये भी है एंड देन देयर इज अनदर रीजन, जब बच्चों को नजर नहीं आता प्रॉपर्ली तो या किसी को भी वो ट्राई करते हैं कि उनको समहाउ लाइट मिल जाए, तो अब वो अपना सर, एक सेकेंड, आई थिंक I'll just switch on the camera and show you guys like exactly what I mean. It's very difficult to explain right now. I hope मेरी screen नजर आ रही है. Okay, so this is like my face, ठीक है. So what's gonna happen is अगर मुझे टोसिस है, मेरी लिड्स यूं है, तो मैं देखने के लिए इसको यूं कर लूंगी ताकि लाइट यहाँ से अंदर जाए, तो एक तो मेरा हेड यूं टिल्टेड बैक रहेगा, ठीक है. उसके अलावा भी if I can't see it all, for example, if like my eyes are just shut, तो फिर भी मेरा head posture will be abnormal because I don't know how to carry myself. So these are a few reasons of why we'll have an abnormal head posture. book में ये वाला लिखा हुआ है कि ये बच्चा जो है वो यूं करके देखने की कोशिश करेगा ताकि उसके pupils यहाँ line हो जाए जहाँ थोड़ी सी space बची है, but that's how it's going to be. And then wrinkling of the forehead, तो ये जब हमारा एलिवेटर नहीं काम करेगा, यूं होगा, तो हम अपने फोरहेड को यूं ऊपर उठाएंगे ताकि हमारी आंखें ऊपर चली जाएं, तो रिंकलिंग भी होगी और एलिवेटेड आईब्रोज भी रहेंगी हर वक्त, मतलब वो यूं आपसे करके बात कर रहा होगा, यूं ऊपर करके अपना फोरहेड, ठीक है. तो दीज आर सम क्लिनिकल फीचर्स दैट यू रियली हैव टू लुक आउट फॉर कि पेशेंट अभी अंदर एंटर ही हो तो आप उसको डायग्नोज कर लें कि इसको टोसिस है. फिर बाकी रीजन बताने का बाद में आता है कि क्या रीजन है, अंडरलाइंग कॉज टोसिस के पीछे एटियोलॉजी क्या है, बट उसकी आपकी बहुत जल्दी वो हो जाती है डायग्नोसिस, ठीक है. और टोसिस हमारे पास ऑस्मी में भी आता है. ऑस्मी में पिक्चर बनी होती है किसी की, तो एक आई यूं, आईलिड यूं नीचे गई होती है, तो आपने उसको फिर लेबल करना होता है टोसिस, फिर उसके आगे वो ट्रीटमेंट वगैरह पूछ लेते हैं, ठीक है. फिर हमारे पास आती हैं इन्वेस्टिगेशंस. अब इन्वेस्टिगेशंस जो हैं ये सारी, इन्वेस्टिगेशंस जो आपके पास हैं सारी, ये रिलेटेड टू द एटियोलॉजी, रिलेटेड टू द कॉज है. जैसे टेंसिलॉन टेस्ट जो है हमारे पास, वो माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए होता है. जो आइस टेस्ट है वो भी माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए है. तो इसके बस नेम्स कर लें, आपकी डिटेल आप कर चुके हैं. फिर जो फिनाइलेफ्रीन टेस्ट है वो हॉर्नर सिंड्रोम के लिए. एंड बाकी जो न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं वो न्यूरोजेनिक कॉजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है. तो बस इन्वेस्टिगेशन के नेम्स कर लें. अब जो इम्पोर्टेंट, रियली इम्पोर्टेंट यूक्यू वाला पार्ट है ना, वो ये है ट्रीटमेंट, ठीक है. अब ट्रीटमेंट डिपेंड करती है उसकी इटियोलॉजी पे, डिग्री ऑफ टोसिस के ऊपर और लिवेटर के फंक्शन के ऊपर, ठीक है. तो पहले हम मेडिकल ट्रीटमेंट देख लेते हैं. एप्राक्लोनिडीन देते हैं, ये बुक में नहीं लिखा हुआ था, आई थिंक ये जोगी में इसकी थोड़ी डिटेल लिखी गई है, इफ यू गाइस वांट टू रीड इट, बट जस्ट बी केयरफुल, ठीक है. जतोई और जोगी मिक्स करना बहुत एक डेंजरस काम है, बिकॉज दोनों में कुछ कन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन है, तो फिर बंदा बहुत कंफ्यूज हो जाता है. तो इसकी डिटेल यहाँ लिखी हुई है, ये मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगी, तो आप ये रीड कर लीजिएगा फॉर योर इंटरेस्ट. बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट का ड्रग का नेम आपने याद रखना है, एप्राक्लोनिडीन, ठीक है. फिर हमारे पास आती है सर्जिकल ट्रीटमेंट. एक मिनट में इसका साइज इंक्रीज कर लेती हूँ. ओके, सर्जिकल ट्रीटमेंट वैसे तो कंजेनिटल केसेस में इंडिकेटेड होती है यूजुअली, बिकॉज देयर इज लिटरली नथिंग एल्स यू कैन डू, ठीक है. जो दूसरे होते हैं एटियोलॉजी, उसमें पहले हम एप्राक्लोनिडीन देने की कोशिश करते हैं. स्पेशली हॉर्नर सिंड्रोम में एप्राक्लोनिडीन बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है. अगर मेडिकल थेरेपी ना चले फॉर एनी रीजन, तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं. फिर डिग्री ऑफ टोसिस अब हमने देखना होता है, ठीक है. इसके लिए भी आई थिंक आई हैव टू स्विच ऑन द कैमरा. ओके ओके, सो दिस इज आवर पैल्पेबल फिशर, ठीक है, जो हमारी आई का ओपन पार्ट है. तो इसको हमने क्या करना है, एक सेकेंड कोई रूलर बना लेते हैं. ओके, स्टिकी नोट फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये रूलर है. तो हमने क्या करना है, हमने मेजर कर लेना है यहाँ से कि ये पूरी कॉर्निया कितनी है, पूरी कॉर्निया कितनी है, ये जो हमारा ब्लैक ब्लैक जो पार्ट नजर आ रहा है, ठीक है. और ये आईलिड इसको कितना कवर कर रही है, ठीक है. अगर 2 मिलीमीटर से ये ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये फिर अब नॉर्मल है, ठीक है. बिकॉज 2 मिलीमीटर कवर होना, ये देखें ऊपर थोड़ा कवर हुआ हुआ है आई का, इतना इतना हिस्सा जो कवर हुआ हुआ है वो नॉर्मल है.
ठीक है, तो हम इसको मेजर कर लेंगे स्केल के साथ, और अगर 2 मिलीमीटर से ज्यादा कवर्ड है तो ये अब नॉर्मल है। अब इसकी ग्रेडिंग, अब मैंने लिखा है मस्ट मेमोराइज, ये भी बहुत ज्यादा आता है, पूछते भी बहुत ज्यादा वाइवा में भी वैसे और प्रॉफ में भी। ठीक है, तो माइल्ड का क्या पैरामीटर है कि 1.2 टू 2 मिलीमीटर, ठीक है, ये कवर्ड है। हल्की सी जो है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट 2 मिलीमीटर इज नॉर्मल, ठीक है, बट कुछ लोगों का हल्का सा यहाँ से, जैसे क्रीज फॉर एग्जांपल हल्की सी एब्सेंट होगी, हल्की सी ड्रूप होगी, मतलब ये वाली आई फॉर एग्जांपल सिर्फ 1 मिलीमीटर कवर कर रही है और ये 2 मिलीमीटर कवर कर रही है, तो फिर ये अब नॉर्मल बात होगी ना। अगर दोनों इक्वल कवर कर रही है फिर ठीक है, लेकिन अगर एक मिलीमीटर कर रही है दूसरी 2 कर रही है तो दैट मींस देयर इज एन इशू, राइट। ये माइल्ड के अंदर आ जाता है। फिर मॉडरेट इज 3 मिलीमीटर कवर कर रही है, सिवियर के अंदर 4 मिलीमीटर कॉर्निया कवर कर रही है। जब वो 4 मिलीमीटर कॉर्निया कवर करती है तो प्यूपिल कंप्लीटली कवर हो जाता है आपका, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, ये जो वर्ड्स वाला है ना, ये सर बहुत पूछते हैं। माइल्ड मीन्स इट कवर्स अपर पार्ट ऑफ प्यूपिल, moderate means it covers upper half of pupil, and severe means it covers the whole pupillary area, ठीक है। तो फुल आपका विजन जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये होगी ग्रेडिंग हमारे पास। फिर हमारे पास है लिवेटर मसल फंक्शन। लिवेटर मसल फंक्शन के अंदर अगेन हमने क्या करना है, ओके आई विल जस्ट डू इट ऑन माय सेल्फ इफ पॉसिबल। तो हमने पहले पेशेंट से कहना है नीचे देखें, तो पेशेंट जैसे मैं अब नीचे देख रही हूँ, ठीक है, हमने यहाँ पे स्केल रख लेना है और हमने अब उससे कहना है कि अब आप सामने देखें और फिर ऊपर देखें, ठीक है, मतलब ऊपर यूं करके जितना भी देख सकते हैं। तो हमारा स्केल के साथ जैसे ये जो नीचे से ऊपर मूवमेंट होगी ना, आपने ये मेजर कर लेनी है कितनी, कितने मिलीमीटर ये वाली मेरी आईलिड यूं से यूं मूव की है, ठीक है। आई होप समझ आ रही है बिकॉज आई कांट सी माई सेल्फ, बट ये एक इम्पॉर्टेंट वो है, टेस्ट है ये। क्लिनिकल मेथड्स में भी थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए कैसे करते हैं। तो नॉर्मल हमारे पास होता है 15 to 18 मिलीमीटर की मूवमेंट, ठीक है। गुड इज 9 or more millimeters, फेयर इज 5 to 8 and poor is 4 millimeter or less। ये भी आपको याद करना पड़ेगा, इसमें बहुत सारी चीजें अनफॉर्चुनेटली याद करने वाली, ये जो इनिशियल चैप्टर्स हैं थोड़े बहुत, इवेंचुअली इट गेट्स लिटिल बिट इजियर। ऑप्थेल्मोलॉजी थोड़ी सी शुरू में टफ लगती है। अगर आपको कोई भी इशू जस्ट लेट मी नो लेटर ऑन एज वेल, यू कैन मैसेज मी, तो आई कैन रिपीट इट फॉर यू एज वेल, ठीक है। अच्छा, and then there's some other examinations you have to do। ocular motility का आपने टेस्ट करना होता है, ये हम करते हैं H फॉर्म में, ठीक है। ये भी मतलब एग्जामिनेशन मेथड है। तो आपने पेशेंट से कहना होता है मेरी उंगली या फिर पेन को देख लें, ठीक है। तो आपने इसको H मोशन में मूव करना होता है, यू मूव किया, फिर यू मूव किया ऊपर, फिर नीचे, आई होप यू कैन सी मी, फिर यू मूव किया तो पेशेंट फॉलो करेगा, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, और फिर ये वापस आ गए, फिर हम टूवर्ड्स पेशेंट जाते हैं। मतलब बेसिकली मैं अपने ऊपर एग्जामिनेशन करी, ठीक है। तो टूवर्ड्स पेशेंट जाते हैं, इससे इनवर्ड मूवमेंट और अकोमोडेशन का थोड़ा पता चल जाता है, और फिर ये बाहर मूवमेंट जाते हैं दोबारा। तो ये हमारे पास एक तो यूं एच के अंदर हो गया, ठीक है। आज आप अपने सिबलिंग्स के ऊपर या किसी के ऊपर यूं कर लेना, फिर यूं क्लोज गए और यूं। अच्छा, अगर कभी को ना पेशेंट को आप कहते हैं ना सिर्फ मेरी इसको फॉलो करें, तो वो यूं देखना शुरू कर देते हैं, उस केस में हम अपना लेफ्ट हैंड पेशेंट के हेड पे रख देते हैं यूं करके, ताकि वो अपना हेड ना हिला सके। तो फिर आप यूं यूं जिस तरह भी उनसे करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑक्यूलर मोटिलिटी का टेस्ट हो गया। Then we have corneal sensitivity। corneal sensitivity just means वो जो कॉटन का विस्प यूं करके हमने फिजियो लैब में जब किया था, तो कॉटन का विस्प जो है स्टेराइल कॉटन लेके उसको हल्का सा यहाँ टच करना है कॉर्निया के ऊपर, तो आईलिड फिर ब्लिंक होती है और वो दोनों ब्लिंक होती है, ठीक है। फिर बेल्स फिनोमेनन है। अच्छा, बेल्स फिनोमेनन is a really interesting one। तो अच्छा, this is gonna look a little bit gruesome, but I'm gonna show you what happens जब मैं अपनी आंख बंद करती हूँ। just note के मेरा ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये किधर जा रहा है, नीचे या ऊपर, ठीक है। तो आई एम गोना लिफ्ट माय eyelids and now I'm gonna try and close my eyes, ठीक है। there is an upward rolling, I hope there is, because then if there isn't abnormal है कुछ मेरे अंदर, but ये इस तरह मैंने उठाए हुए, तो I'm trying to close my eyes। तो what should be happening is my eyelids or my ये जो black वाला part है, iris, excuse me, it should be trying to go upwards, rolling back of the eyeball on closure of your eyelids। अब ये क्यों ऐसे होता है,
ये हमारी कॉर्निया का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि ये ना हो कि हम आंखें बंद कर ले तो कॉर्निया यहीं पड़ा रहे। कॉर्निया थोड़ा ऊपर अगर जब पड़ा रह जाता है, आईलिड्स थोड़ा उसको कवर कर लेती हैं, फिर वो जरा सेफ रहता है। ठीक है, वो मॉइस्ट भी रहता है, सेफ भी रहता है, क्योंकि एट दी एंड जब हम बंद भी करते हैं तो हल्का सा यहाँ देयर इज सम स्पेस देयर। ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये तो ये बेल्स फिनोमेनन इसी तरह चेक करते हैं। आप पेशेंट को यूं करते हैं, उससे कहते हैं आंखें बंद करें, तो आपको पता चल जाएगा अपवर्ड रोलिंग हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, देन वी चेक फॉर मार्कस गन जॉ विंकिंग टोसिस। ओके, नाउ आई कैन शो यू अ लिटिल बिट। ठीक है, तो जब पेशेंट ने ऐसे मुंह खोला होगा या मुंह बंद, जिस तरह भी होगा, तो अभी पेशेंट ने मुंह की कोई मूवमेंट नहीं की, ये सारे मसल्स रिलैक्स्ड हैं। ठीक है, जैसे पेशेंट कुछ लाइक चबाएगा या कुछ भी, उससे कहेंगे कि आ करें या इस तरह करें, यू मूव कराएं मसल्स फेस के, तो उसका जो टोसिस जैसे ये था, तो वो उसकी आईलिड यू रिट्रैक्ट करके यहाँ चली जाएगी। ठीक है, तो दैट्स द अबनॉर्मल थिंग दैट हैपेंस। अगेन इसकी मैं वीडियो भेजूंगी, उससे बहुत अच्छा आपको समझ आ जाएगा। Now we move on to the surgical procedures. ठीक है, तो ये हो गया हमारे सारे एग्जामिनेशंस में हमने क्या किया था। पहले हमने डिग्री ऑफ टोसिस चेक कर लिया था। ठीक है, वही फिशर का डिस्टेंस चेक किया, और हमने देखा कि प्यूपल के ऊपर उसके बाद हमने ग्रेडिंग ऑफ टोसिस कर दी कि प्यूपल के ऊपर कितना आ रहा है, ग्रेडिंग हो गई। फिर लिवेटर मसल का फंक्शन हो गया। उसके बाद हमने जो दूसरे टेस्ट थे, ऑक्यूलर मोटिलिटी जो एच वाला टेस्ट है, कॉर्नियल सेंसिटिविटी, कॉटन का विस्प लगा दिया, बेल्स फिनोमेनन यूं करके पेशेंट से कहा बंद करें आंखें, और उससे चू थोड़ा सा मुंह शू हिला लिया। वैसे भी जब वो बोलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ हिल रहा है। ठीक है, फिर अब हम चले जाते हैं टाइप्स ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर। ओके, sorry about that. Apparently I was making a lot of noise, so they had to shut the door. All right, okay, somebody has written, wasn't that lower or downward movement of iris? Bell's phenomenon means ke upward and outward movement of iris, but agar meri lower ya downward hui hai, to I need to get my eyes checked because that's not normal. ठीक है, बेल्स फिनोमेनन में अपवर्ड होनी चाहिए। तो आप अपने किसी भी बहन भाई को पकड़ के उसके ऊपर ये टेस्ट करने की कोशिश करें, यूं उसकी आईलिड्स पकड़ लें, उससे कि आंखें बंद करो चलो, तो अगर उसका अपना बार बार ऑब्जर्व कीजिए टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है ना। और मैं भी किसी को भी पकड़ लूंगी जस्ट फॉर फन, जस्ट टू सी हाउ इट गोज। अच्छा, नाउ विल गो टू द सर्जिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, अब सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर इसके नाम बहुत गंदे हैं अनफॉर्चुनेटली, बट you'll have to memorize them because ये भी UQ आ जाते हैं इनके literally surgical procedures के names। ठीक है, तो there is one called Fasanella Servat operation. I don't know अगर मैं ये सही pronounce कर रही हूँ, but just spelling को मैं follow कर रही हूँ, Fasanella Servat। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिनको mild ptosis होता है और उनका जो लिवेटर का फंक्शन होता है वो गुड होता है। ये हॉर्नर्स वालों के लिए एक recommended procedure है। ठीक है, तो इसमें जो है इस तरह हो जाता है, ये वाला पार्ट वो लेते हैं और इसको वो स्टिच कर देते हैं जैसे आपको नजर आ रहा है। तो कंजंक्टिवा वाली साइड से ना थोड़ा सा कंजंक्टिवा लिया, थोड़ी सी टार्सल प्लेट आती है, थोड़ा सा मसल आ जाता है, मुलर्स मसल, और उसको उन्होंने काटा और उनको या फिर स्टिच टुगेदर कर दिया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द फासनेला सर्वैट, और इसका आपने नाम बहुत अच्छे से याद कर लेना है। देन वी हैव द लिवेटर रिसेक्शन। ठीक है, तो ये एक ग्रूसम पिक्चर है आपके पास, इसमें आपको लिवेटर मसल नजर आ रहा है, इसका थोड़ा सा पोर्शन जो है वो कट कर देंगे। ठीक है, जब ये लिवेटर का पोर्शन कट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मसल जो है जाहिर सी बात शॉर्ट हो गया ना, मसल शॉर्टन हो गया तो ऊपर चली जाएगी आईलिड। ठीक है, तो ये उनके लिए जिनको मॉडरेट टोसिस होता है और उनका फंक्शन पेयर होता है। ठीक है, फिर वी हैव समथिंग कॉल्ड द ब्राउ सस्पेंशन प्रोसीजर, स्लिंग ऑपरेशन। इसकी पिक्चर मैंने क्यों नहीं डाली हुई? अच्छा चलिए, इसकी पिक्चर मैं आपको थोड़ी बहुत ड्रॉ कर देती हूँ।
अच्छा, ये उनके लिए होता है कि जिनका सिवियर जो है टोसिस होता है, उनका पोर फंक्शन होता है। बस ये अवॉइड किन लोगों में करना है जिनके अंदर पोर बेल्स फिनोमेनन होता है। नाउ लेट यू नो एग्जैक्टली व्हाई। स्लिंग ऑपरेशन, क्या वीडियो क्यों बंद होगी, एक मिनट। ओके, स्लिंग ऑपरेशन में क्या होता है कि यहाँ से आईलिड को एक स्टिच देते हैं और यहाँ ब्राउज के अंदर एक स्टिच दे देते हैं। तो बेसिकली ये आईलिड्स को यूं, यहाँ पे एक स्टिच होती है और यहाँ पे एक स्टिच जाती है ये वाले एरिया पे, ठीक है। तो वो एक स्लिंग बन जाता है, फिर वो आंखों को यूं ऊपर रखता है। अब जिनमें बोर बेल्स फिनोमेनन है तो ऑब्वियसली उनकी आईलिड शट प्रॉपर नहीं होती, ठीक है, मतलब उनका कॉर्निया प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा। तो हम उनके अंदर ये वाला ब्राउ सस्पेंशन प्रोसीजर नहीं करते, ठीक है। बेसिकली स्टिचिंग आवर आईलिड्स टू आवर ब्राउज इस तरह हो रहा है। इसको हम स्लिंग ऑपरेशन भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज का बहुत दफा आता है। एक तो इटसेल्फ इस प्रोसीजर का, और ये भी कि जो बेल्स फिनोमेनन जिनमें पोर होता है तो उन लोगों में ये अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास आती है एपोन्यूरोटिक स्ट्रेंथनिंग। ये ऑब्वियसली जिनके अंदर वो एपोन्यूरोसिस का इशू था, जो हमने एटियोलॉजी जब पढ़ी थी, ठीक है। तो ये एक पिक्चर बनी हुई है इसकी, ठीक है। तो एपोन्यूरोसिस को उन्होंने यूं कट किया और उसको ओवरलैप करके स्टिच कर दिया, ठीक है। तो मैं सर्जरी की सिर्फ पिक्चर्स आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको याद रहे, एट द एंड आपने इनके नेम्स ही याद करने हैं। एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड स्पेक्टिकल प्रॉप्स। बेसिकली ये सर्जरी नहीं है, ये उन लोगों के लिए, जैसे कुछ लोगों को बहुत ओल्ड एंड सर्जरी के लिए दे आर नॉट फिट फॉर सर्जरी, तो हम उनके लिए ये स्पेक्टिकल्स होते हैं इस तरह के, ठीक है। उनकी एनक के अंदर ही ये दो नजर आ रहे होंगे, ये मेटल वाले, ये जो मेटल का यूं नजर आ रहा है और यूं नजर आ रहा है, तो ये उनकी आईलिड्स को जो है ये खुला रखता है, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टोसिस। हम शॉर्ट ब्रेक के बाद ट्यूमर्स ऑफ आईलिड्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। सिर्फ हमने इसके नेम्स करने हैं और इसके अंदर से मैं आपको एमसीक्यू पॉइंट्स थोड़े मार्क करवा देती हूँ। रीड ही देना है आपने ट्यूमर्स वाले पार्ट को, ठीक है ना। तो विल जस्ट टेक 5 मिनट, लेट्स मेक अ 10 मिनट ब्रेक, ठीक है। तो 6:05 पे हम वापस आएंगे और फिर हम तकरीबन 15 मिनट्स और पढ़ेंगे एंड देन इंशाल्लाह फॉर सम नेक्स्ट डे, ठीक है ना। फिर मैं आपको मार्किंग करवा देती हूँ इस पूरे चैप्टर की, इनफैक्ट करवा दूंगी बिकॉज आई नो a lot of you were not here yesterday, in fact I think all of you if not most। तो मैं आपको ये पूरे चैप्टर आईलिड वाले की ना मार्किंग्स के बाद फिर करा देती हूँ। ऑलराइट, तो लेट्स गो टू द ट्यूमर्स ऑफ द आईलिड, ठीक है। ये बहुत ज्यादा सिलेक्टिव मैं करवाने लगी हूँ आप लोगों को। इसमें से आपने जो क्लासिफिकेशन है, तो इनसाइड ट्यूमर्स के आपने नेम्स करने हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये मार्क कर लें, ये आपने याद ही करना है। सो देयर इज लिटरली नथिंग आई कैन टेल यू अबाउट इट। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 42 के ऊपर जो है हमारे पास है ज़ानतेलाज़्मा, ठीक है। ज़ानतेलाज़्मा जो है एक ऐसी कंडीशन है कि स्किन के अंदर जो है ना लिपिड डिपॉजिट्स हो जाते हैं। अब ये आपने याद करना है एग्जैक्टली किधर होते हैं। द लिपिड डिपॉजिट इज इन द हिस्टियोसाइट्स इन द डर्मिस ऑफ द स्किन, ठीक है। जो हिस्टियोसाइट्स हैं उसमें ये एक एमसीक्यू पॉइंट है, इसको मार्क कर लें कि कहाँ डिपॉजिट होता है लिपिड। फिर ये हाइपरटेंशन, सॉरी हाइपरटेंशन नहीं, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया जो पेशेंट्स होते हैं जिनको उनको होता है। आई थिंक थर्ड ईयर में आप लोगों ने थोड़ा सा इसको देखा होगा, वरना इंशाल्लाह फोर्थ ईयर में आप लोग इसको पढ़ लेंगे, ज़ानतेलाज़्मस, ठीक है। देन मेलिग्नेंट ट्यूमर्स के अंदर हमारे पास बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। बेसल सेल के अंदर एमसीक्यू पॉइंट ये है कि इट इज द मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी ऑफ द आईलिड, ठीक है। तो 90% केसेस जो बेसल सेल कार्सिनोमा के हमारे पास होते हैं, सॉरी 90% जो आईलिड की मेलिग्नेंसीज होती हैं वो बेसल सेल कार्सिनोमा की होती हैं, ठीक है।
उसके बाद स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर इसका आपने याद करना है कि इसकी जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो है एक्टिनिक केराटोसिस। ठीक है, आई थिंक थर्ड ईयर में आप लोगों ने इसको देखा होगा, बट मैं आपको मार्क करा देती हूँ कि एक्टिनिक केराटोसिस जो है ये प्री एग्जिस्टिंग इसकी कंडीशन है, तो ये भी एमसीक्यू आ जाता होता है। फिर आगे ट्रीटमेंट के अंदर आपने सर्जरी और रेडिएशन तो याद ही होती है, एक्सेंट्रेशन का भी आपने याद रखना है। ठीक है, so this is pretty much it. There's one more point जो पेज 44 के ऊपर लिखा हुआ है कि sebaceous gland carcinomas and they most commonly occur in the upper eyelid। ठीक है, तो ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट है, ये अपर आईलिड में ये ज्यादा कॉमन है। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर द ट्यूमर्स। बहुत छोटा सा मैंने आप लोगों को एमसीक्यू के लिए बताया, आपको इसको रीड देना है और साथ में इसके नेम्स याद कर लेने हैं। ठीक है, तो अब हम टॉपिक शुरू करते हैं ट्रिकिएसिस का। ट्रिकिएसिस इज ऑन पेज 32। तो आई एम जस्ट गोना ड्रॉ एन आईबॉल ओवर हियर। ये हमारी स्क्लेरा है, फिर ये हमारा एंटीरियर 1/6 जो पोर्शन है आईबॉल का कॉर्निया है। कॉर्निया और स्क्लेरा के जंक्शन को कहते हैं लिम्बस। ठीक है, फिर अब हम बना लेते हैं अपनी आईलिड्स। ये होगी अपर आईलिड, ये होगी हमारे पास लोअर आईलिड। ठीक है, तो ये हमारी लैशेस इस तरह जा रही हैं। अच्छा, अब ट्रिकिएसिस में क्या होता है, जो हमारी आईलैश थे जिनको आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए था, कुछ जो लैशेस हैं वो यूं इस तरह कॉर्निया की तरफ इस तरह गई होती हैं। ठीक है, आई थिंक हम सबके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस एक आधा हो चुका होगा कि हमारी एक आधी लैश जो है वो हमें तंग कर रही होती है बार बार, तो समहाउ हम उसको पुल आउट कर लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन है कि ये वाली लैश जो है ये इसी तरह रहती है टुवर्ड्स द ग्लोब, या फिर देयर इज अ लॉट ऑफ आईलैशेस जो टुवर्ड्स द ग्लोब हो जाती हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो हम आगे देखते हैं। इसकी इटियोलॉजी में एक तो आता है हमारे पास ब्लेफराइटिस। ब्लेफराइटिस जस्ट मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईलिड मार्जिन। तो ये हमारा आईलिड का मार्जिन है, तो इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो ऑब्वियसली जहाँ इन्फ्लेमेशन यहाँ पे फाइब्रोसिस वगैरह होगी तो यहाँ पे आईलैशेस की डायरेक्शन का इशू होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर ट्रेकोमा। ट्रेकोमा जो है वो होता है क्लेमिडियल इन्फेक्शन से, ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। फिर केमिकल बर्न्स की वजह से, तो यहाँ पे ऑब्वियसली देयर वाज अ बर्न, देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ फाइब्रोसिस, जैसे यहाँ की कंजंक्टिवा फाइब्रोस होकर सिकुड़ गई, तो इसने यहाँ से इसको पुल कर लिया, तो पुल करके फिर लैशेस यूं आ गई। ठीक है, अब फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है आईलिड मार्जिन इंजरीज। अगेन इट्स द सेम इशू, जब भी मार्जिन को कोई इशू होगा तो ये वाली आईलैशेस फिर यूं हो जाएंगी। अब क्लिनिकल फीचर्स इसका क्या है, हमारा जो ये कॉर्निया का पार्ट है ना, ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। इसको हल्का सा भी कुछ भी लग जाए, कोई भी फॉरेन बॉडी, कोई भी एक्सटर्नल पार्टिकल, तो बहुत ज्यादा इंटेंस इरिटेशन होती है और लैक्रिमेशन शुरू हो जाती है एंड फोटोफोबिया होता है। ठीक है, तो आपको लाइट से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बिकॉज ये कॉर्निया बहुत ज्यादा एक सेंसिटिव एरिया है। अच्छा, कैन एनीबडी टेल मी कॉर्निया में वेसल्स होती हैं कि नहीं? नर्व्स तो पता चल गया होती हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा सेंसेशन नर्व्स के बगैर नहीं आने वाली। तो इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं कि नहीं इस एरिया में? ये एक वाइवा क्वेश्चन लोग सर जो हैं बहुत शौक से पूछते हैं कि इसकी ब्लड सप्लाई का बताएं। देख सकते चैट में जाएं। ओके, यस होती है। ओके, somebody has says yes. Avascular somebody has said. ओके, तो इसका ये है कि देखिए बॉडी में हर चीज को ब्लड, तो मतलब ब्लड की सप्लाई तो चाहिए होती है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, उसको अपने वेस्ट एक्सपेल करना होता है। ठीक है, लेकिन बॉडी की कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका फंक्शन खराब हो जाएगा अगर उसके अंदर हमारे पास कोई भी कलरफुल सब्सटेंस हो। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स जहां से पास कर रही होती हैं, उसके थ्रू ब्लड पास कर रहा होता है, वो ओपेक होता है ना। और हमारी आई के फंक्शन के लिए ये जरूरी है कि जो लाइट जब पास करे तो उसको कोई भी और चीज ऑब्स्ट्रक्ट ना करे। अगर यहाँ पे ब्लड वेसल सारी गुजरना शुरू होगी तो लाइट प्रॉपरली पास नहीं कर पाएगी यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारी कॉर्निया को उसकी सप्लाई किधर से मिलती है? दो जगह मेनली। एक तो यहाँ एक्वस फ्लूइड होता है पीछे सारा,
ठीक है, एक्वस से, और साथ में यहाँ जो ये वाले एरियाज हैं जहाँ ब्लड सप्लाई है वहां से भी, बट मोस्टली एक्वस फ्लूइड से जो है यहाँ ब्लड सप्लाई होती है, डिफ्यूज करके चीजें जाती हैं, डिफ्यूज करके आती हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक ये कि वैसे तो कॉर्निया एवास्कुलर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको कहीं से अपने न्यूट्रिएंट्स और वो सारा कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, एंड एवास्कुलर भी इसी वजह से है बिकॉज इट नीड्स टू रिमेन क्लियर। ठीक है, क्लियर फॉर द पैसेज ऑफ लाइट, तो दिस इज द रीजन दैट इट्स एवास्कुलर। ठीक है, और ये क्वेश्चन सर बहुत ज्यादा पूछते हैं, राइट। अच्छा, अब हमारे पास कुछ भी, जैसे आपके आंख में कभी ना कभी तो कुछ गया होगा, अब आंख में कुछ चला गया है, आपको बहुत शदीद इरिटेशन भी हो रही है, पानी भी निकल रहा है आंखों से, लैक्रिमेशन, ठीक है, लाइट से मसला हो रहा है, फोटोफोबिया हो रहा है, फिर रेडनेस भी होगी है, कंजंक्टिवल रेडनेस, और कुछ केसेस में कॉर्नियल एपिथेलियल डिफेक्ट हो जाता है, मतलब ये मैंने येलो येलो जैसे बनाया तो यहाँ सारा खड्डा बन जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट मैं ये व्हाइट से बनाती हूँ, तो यहाँ ये कॉर्निया के हिस्से जो हैं, आईलैश बेसिकली उसको पोक कर करके यहाँ पे एक डिफेक्ट बना देगी। ठीक है ना, फिर हमारे पास कॉर्नियल अल्सरेशन आ जाती है, और फिर जब अल्सरेशन होती है तो वहाँ इन्फेक्शन भी होना शुरू होती है, जैसे ये अल्सर बन गया डिप होके, फिर अल्सर बना तो यहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह भी शुरू होगी। ठीक है, तो इस तरह हमारी कॉर्निया जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, तो ये इतना डेंजरस है हमारी अपनी आईलैश का अपनी आंख में जाना। ठीक है ना, ऑलराइट, तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस में क्या आता है, कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। ठीक है, कंजंक्टिवा इन्वॉल्व हो जाएगी, एक सेकंड, कंजंक्टिवा हमारी इन्वॉल्व होगी। केराटाइटिस जस्ट मींस कॉर्निया, जो जब भी केराटाइटिस या केरा का वर्ड आता है ना, इट रिफर्स टू द कॉर्निया, तो उसकी इन्फ्लेमेशन को केराटाइटिस कहते हैं, वो हो जाएगी। कॉर्नियल ओपेसिटी बन जाएगी। एक दफा हमारी कॉर्निया डैमेज हो जाए, उसकी थोड़ी डीप लेयर, जो रीजेनरेटिंग लेयर है उस तक पहुंच जाए काम, तो जब दोबारा कॉर्निया बनती है तो वो फाइब्रोसिस होती है, और फाइब्रोसिस एज यू नो ओपेक होती है, वो क्लियर नहीं होती, फिर कॉर्नियल ओपेसिटी बन जाती है। एक दफा हमारी कॉर्निया का डैमेज हो जाए तो वो उसको रिपेयर करने से वो सही नहीं होती, उसकी फिर ट्रांसप्लांट ही हो सकती है। ठीक है, तो अगर ये मसला इतना ज्यादा चला जाए कि फाइब्रोसिस शुरू हो जाए कॉर्निया के अंदर, ओपेसिटीज बनना शुरू हो जाए, तो फिर आपकी कॉर्निया गई, उसके बाद फिर रिकवर करना ये है कि आप कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, और वो भी मतलब एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, रिजेक्शन भी हो जाती है, और मतलब बहुत मसले हैं। ठीक है, तो इस तरह के इश्यूज को, स्पेशली जो आई के इश्यूज हैं, उनको फौरन ठीक करवाना होता है, थोड़ा सा मसला भी शुरू हो। ठीक है, तो ये हमारे पास की सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट बहुत हाई यील्ड है, ये ऑस्पी में भी बहुत ज्यादा आती है। ये जो हमारी 33 पेज नंबर पे पिक्चर्स बनी हुई है ना, ये ट्रिकी एसेस वाली है, आई के अंदर ये जा रहा है, लैशेस कॉर्निया को रब कर रही है, लिटरली इस तरह की पिक्चर आती है ऑस्पी में। वो कहते हैं इसको आप बताएंगे क्या है, फिर लिखना होता है ट्रिकी एसेस है, फिर वो उससे आपकी ट्रीटमेंट पूछते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट ये है, एक है एपिलेशन। एपिलेशन जस्ट मीन्स कि आपने ट्वीजर पकड़ा और आपने वो जो आईलैश है उसको खींच के, जो भी आईलैशेस प्रॉब्लम करी उनको खींच के निकाल दिया बस, एंड देन आप दुआ करेंगे जब वो दोबारा ग्रो हो तो वो गलत डायरेक्शन में ग्रो ना हो। ठीक है, एपिलेशन का वर्ड लेकिन बहुत जरूरी है, यू कांट जस्ट राइट यू नो tweezing, that's not going to get you any marks, because I remember हमारी ऑस्पी में कुछ बच्चों ने tweezing लिख दिया था तो सर ने बहुत ज्यादा उसका मजाक उड़ाया था। So epilation is the word. Then we have electrolysis. Electrolysis के अंदर वही electrical current के थ्रू लैश फॉलिकल को डिस्ट्रॉय कर देना है। फिर क्रायोथेरेपी है, ये -200 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मार्क कर लिया एमसीक्यू पॉइंट, -200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर लैश फॉलिकल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्रायोप्रोब के साथ। फिर हमारे पास आर्गन लेजर है, उसने भी यही करना है, लेजर से आपने लैशेस जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर देनी है। उसके अलावा टेम्परेरी कुछ चीजें होती हैं जैसे कॉन्टैक्ट लेंस बस सिर्फ टेम्परेरी आपको ना वो प्रोटेक्ट करेंगे कॉर्निया को। ठीक है, लेकिन एट द एंड आपको वो आईलैश या फिर रिमूव करनी पड़ेगी या फिर आगे कोई सर्जरी करनी पड़ेगी। अब सर्जरी में दो आती हैं, सर्जरी कोई फुल थिकनेस वेज रिसेक्शन है, इट जस्ट मीन्स के जो जहाँ की आई लैशेज जा रही थी ना गलत डायरेक्शन में, उसको हिस्से को काट दिया
उस वेज को काट दिया और फिर बाकी उसको स्टिच कर दिया, ठीक है। और एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोस्टीरियर लिड लैमेला, तो क्या कहते हैं, ये आईलिड इस तरह आ रही है फॉर एग्जांपल, तो ये लैशेस यूं जा रही है ना, तो इस वाली लिड को समहाउ यूं जैसे अगर स्टिच कर दिया तो थोड़ी सी इवर्ट हो जाएगी, तो लिड यूं की तरफ चली जाएगी, तो ये वाली आईलैश यूं हुई हुई थी वो चलो यूं हो जाएगी थोड़ी सी, तो दिस इज द प्रोसीजर। तो बेसिकली इसके आपने नाम याद करने हैं, ठीक है। एपिलेशन, इलेक्ट्रोलिसिस, क्रायोथेरेपी, आर्गन लेजर, कॉन्टैक्ट लेंस, सर्जरी में फुल थिकनेस वेज डिसेक्शन एंड देन एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोस्टीरियर लिड लैमेला। तो ये आपके पास नेम्स आपको आने चाहिए, यूक्यू में भी आता है, ऑस्पी में भी आता है, बहुत ज्यादा आता है, तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। फिर इसके डीडीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वी हैव सूडोट्रिकिएसिस एंड डिस्टिकिएसिस। सूडोट्रिकिएसिस इज बेसिकली एंट्रोपियन के अंदर होता है। आई डोंट थिंक आज हमारे पास टाइम होगा एंट्रोपियन करने का, सो मैं आप लोगों से ग्रुप पे पूछ लूंगी कौन सा टाइम कन्वीनियंट है, ठीक है। कल वैसे संडे को ब्रेक होती है, लेकिन इफ यू गाइस आर अवेलेबल हम कल कर सकते हैं सेशन। एनीवे सूडोट्रिकिएसिस में क्या होता है कि देखिए ये हमारे नॉर्मल लिड्स और लैशेस जो जा रही हैं, ठीक है। अब हमारे क्या होता है कि ये जो लोअर या अपर आईलिड हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ये इस तरह यूं टाइट हो जाए, यूं इसकी तरफ, आई की तरफ यूं टाइट हो जाए, आई बॉल की तरफ, ठीक है। तो ये लैशेस फिर आई बॉल की तरफ लगना शुरू हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक्चुअली मैं कैमरा ऑन करके बताती हूँ, इजी हो जाएगा। ओके, सो ये जैसे लिड है, तो ये हमारे नॉर्मल आईलैशेस यहाँ निकल रहे हैं, राइट। जब फॉर एग्जांपल जैसे ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल है, अगर इसकी अनअपोज्ड एक्शन होगा, जैसे फॉर एनी रीजन मेरे ये वाले लोअर लिड के मसल सही नहीं है, सिर्फ मेरा ऑर्बिकुलरिस ऑरिस चल रहा है, तो मेरी यूं लिड अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। सेम विद अपर वन, ये अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो लैशेस भी फिर मेरी ग्लोब की तरफ लिखेंगी तो लगेंगी, तो इसको हम कहते हैं सूडोट्रिकिएसिस। then we pseudotrichiasis, then we have distichiasis. Distichiasis just means के एक और लेयर है जहाँ पे eyelashes जो हैं वो ग्रो करना शुरू हो गई हैं। यहाँ वाली लेयर में एक तो नॉर्मल लेयर पे ग्रो कर ही रही थी, फिर एक और लेयर उसके पीछे वाली लेयर में ग्रो कर रही है, तो वो ऑब्वियसली आई बॉल को जाके लगेंगी, ठीक है। तो ये दिस इज इट फॉर द डिफरेंशियल्स। आई थिंक अब मैं आपको, दिस इज इट फॉर ट्रिकिएसिस। तो एंट्रोपियन और एक्ट्रोपियन वैसे मैंने प्रिपेयर तो किया हुआ, लेकिन इसकी सर्जरीज इतनी ज्यादा हैं कि वो थोड़ा डिफरेंट डे पे रख लेते हैं, तो मैं आप लोगों को मार्क करवा देती हूँ इस पूरे चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट है, एंड देन विल डू द रेस्ट। एक्चुअली लेट मी नो राइट नाउ, इज टुमारो ओके फॉर यू गाइस या फिर मंडे को रिज्यूम करें? चैट में बता दें बेशक। Okay, I think nobody is willing for tomorrow. I can understand. Sunday off ही लेना चाहिए. Let's just do Monday. Normally जो है, ठीक है. तो अभी मैं मार्क करवा देती हूँ, फिर मंडे को इंशाल्लाह at 5 PM, या अगर कोई भी चेंज इन टाइम होगा I'll let you guys know in advance, ठीक है. तो अब आ रहा है हमारे पास पेज नंबर 25. इसके ऊपर स्ट्रक्चर ऑफ आईलिड है, ये जो फिगर 5.1 है इसको बहुत अच्छे से देख लेना है और स्ट्रक्चर को आपने समझ लेना है, ठीक है। इसके अंदर ग्लैंड्स ऑफ आईलिड के ऊपर स्टार लगा लें, इसके एमसीक्यूज आते हैं बहुत सारे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 26 के ऊपर टिक कर लें ब्लड सप्लाई को और नर्व सप्लाई को। फिर हमारे पास आ रहे नीचे पेज 26 पे कलेजियन। कलेजियन यूक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसकी हर चीज ही इसके अंदर लाइक 2-3 स्टार्स वाली है, ठीक है। तो इस सारे को आप बस यूक्यू लिख दें और सारा ही इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पेज पे 28 पेज पे अब हम आ गए हॉर्डियोलम। हॉर्डियोलम जो एक्सटर्नम है जिसको स्टाई कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है अक्यूट सेपरेटिव इन्फेक्शन ऑफ लैश फॉलिकल, ये एमसीक्यू है।
ये एक पेनफुल कंडीशन होती है। फिर इसके डीडीज के ऊपर लिख लें यूक्यू और इसके ट्रीटमेंट के ऊपर लिख लें यूक्यू। ठीक है, फिर हमारे पास आ रहा है होर्डियोलम इंटर्नम। होर्डियोलम इंटर्नम का भी अगेन ये माइबोमियन ग्लैंड के अंदर होता है एक्यूट इन्फेक्शन। इसको आप एमसीक्यू पॉइंट लिख लें, इट इज कॉज्ड बाय स्टाफ ऑरियस, ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट है। ठीक है, पेनफुल कंडीशन है ये भी। अगेन इसके डीडीज पे टिक लगा लें, आई डोंट थिंक इट्स अ यूक्यू बट आपने याद करना है इसके डीडी। फिर नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास ब्लेफराइटिस। इसमें दो टाइप्स हैं, अल्सरेटिव एंड स्क्वेमस। इन दोनों को अल्सरेटिव को 3 स्टार्स लगा लें और स्क्वेमस को 2 स्टार्स लगा लें, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अल्सरेटिव तो यूक्यू भी है और इसकी तकरीबन साइन सिम्टम्स भी यूक्यू में आते हैं, इसकी ट्रीटमेंट भी यूक्यू में आ जाती है। ठीक है, अगेन सेम विद स्क्वेमस, इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा यूक्यू में आती हैं। ठीक है, और ट्रीटमेंट दोनों की काफी सिमिलर है, बस ये कि स्क्वेमस ब्लेफराइटिस में सेलेनियम सल्फाइड शैम्पू बहुत ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू द अदर वन। फिर माइबोमियनाइटिस है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी यूक्यू लगा दें। इसकी ट्रीटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पेज 32 पे आ रहा है ये थ्री जो भी लाइस हैं, बेसिकली आई लैशेस के अंदर जो लाइस हो जाती हैं, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नेम आपने याद रखना है। ठीक है, और ऑस्पी के लिए इसकी ये जो पिक्चर है फिगर 5.13, इसको आप ऑस्पी के लिए मार्क कर लें। फिर ये ट्रिकेसिस मैं आपको बता दिया, ये यूक्यू है बहुत इंपॉर्टेंट, और ऑस्पी के लिए भी इंपॉर्टेंट है इसकी पिक्चर। और ये जो डिस्टिकिएसिस वाली पिक्चर है फिगर 5.15, ये भी ऑस्पी के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑस्पी मार्क कर लें इस पे। फिर हमारे पास आ रहा है एंट्रोपियन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू। सिनाइल एंट्रोपियन बहुत दफा आ चुका है और इसकी ट्रीटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो सारे सर्जरी के जो नेम्स हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पेज 35 के ऊपर एक्ट्रोपियन आ जाता है। एक्ट्रोपियन भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, यूक्यू है, सिकेट्रिशियल एक्ट्रोपियन स्पेशली बहुत ज़्यादा यूक्यू है। फिर नेक्स्ट पेज पे 36 के ऊपर जो पैरालिटिक एक्ट्रोपियन है, ये एमसीक्यू यहाँ लिख दें। ठीक है, एटोनी ऑफ द आईलिड, लॉस ऑफ टोन हो जाती है उसकी फेशियल नर्व पैरालिसिस की वजह से, तो ये एमसीक्यू लिख दें। फिर कंजेनिटल, हाँ, और ये जो पिक्चर है फिगर 5.22, इस पे ऑस्पी भी लिख लें ये वाली पिक्चर पे। उसके बाद हमारे पास आता है ये जो सिनाइल एक्ट्रोपियन, ये जो सारी ट्रीटमेंट है ना एक्ट्रोपियन की, सिनाइल एक्ट्रोपियन, ये दूसरे सिकेट्रिशियल वगैरह के भी, इनके सर्जरी के नेम्स यूक्यू आते हैं। ठीक है, आई थिंक एज फार एज आई कैन रिमेम्बर शायद मेरे पेपर में भी ये एक्ट्रोपियन ही आया था, मुझे थोड़ा याद आ रहा है ऐसे। एंड देन नेक्स्ट वी हैव टोसिस, ये तो पूरा ही यूक्यू है, मैंने आपको पढ़ा दिया पूरा अच्छे से। एंड देन ट्यूमर्स ऑफ आईलिड्स उसके बाद है, उसके सिर्फ नेम्स करने और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रीड करना है। ठीक है, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट लेट मी नो इन द ग्रुप। ठीक है, और टाइमिंग्स का भी अगर इफ यू हैव एनी इश्यूज जस्ट लेट मी नो। तो इंशाल्लाह हम लोग जो आईलिड का रिमेनिंग पोर्शन है वो खत्म करेंगे मंडे को, एंड देन विल स्टार्ट अ लिटिल बिट विद द लैक्रिमल सिस्टम होपफुली। ठीक है ना, सो आई विल सी यू गाइस ऑन मंडे इंशाल्लाह। Just if you have any questions again, just let me know. ठीक है, अल्लाह हाफिज।